हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साइंस अपन का अपना चैप्टर चल रहा था लेसन नंबर 5, और लेसन नंबर 5 में हमने अम्ल और क्षारों के बारे में पढ़ा। अम्ल और क्षारों की हमने 3 अवधारणाएं पढ़ी: आर्यनीय संकल्पना, ब्रोंस्टेड लोरी संकल्पना और लुईस संकल्पना। इनके बारे में हमने दोस्तों अच्छी तरह से समझा, जाना कि किस प्रकार से इनकी परिभाषाएं होती है, सारी चीज़ें हमने देखा। अब हम बात करेंगे दोस्तों अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण। ध्यान देना, टॉपिक है अपना अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण। ध्यान देना, टॉपिक क्या है दोस्तों? अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण। अम्ल व क्षारों के सामान्य गुण यानी दोस्तों अम्लों और क्षारों के हमें गुण पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो क्या क्या गुण इनके हैं, तो ध्यान देना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेते हैं अम्ल और एक तरफ हम लिखते हैं क्षार, और कंपैरिजन इनका करेंगे कि किस प्रकार से इनके गुण होते हैं। तो अम्ल और क्षारों के अपन गुण पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं अम्ल की, तो अम्ल जो होता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल करता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को, है ना, ध्यान देना, नीले लिटमस पत्र को क्या करता है दोस्तों? लाल कर देता है। अम्ल जो होता है दोस्तों, ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा, ठीक है। जबकि जो क्षार होता है ये लाल लिटमस पत्र को, है ना, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना, ध्यान देना, नीला कर देता है। यानी जो अम्ल होगा वो नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, जबकि जो क्षार होता है दोस्तों वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ये तुम्हें ध्यान देना है। इसके अलावा जो सेकंड इनका गुण होगा दोस्तों अम्ल और क्षार का, तो अम्ल क्या होता है दोस्तों? अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है। अम्ल किसके साथ क्रिया करता है? धातु के साथ। और धातु के साथ क्रिया करके दोस्तों ये लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। क्या क्या देता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। तो ध्यान देना, अम्ल जो होता है, अम्ल धातु के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ? अम्ल धातु के साथ क्रिया करके। किसके साथ क्रिया करेगा दोस्तों? धातु के साथ। तो अम्ल धातु के साथ क्रिया करके, है ना, क्रिया करके लवण, क्या चीज? लवण व हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस देता है। यानी जो अम्ल होगा दोस्तों ये धातु के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा? धातु के साथ क्रिया करेगा, और धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। इसकी रिएक्शन भी अपन समझते हैं। जैसे मान लो अम्ल H2SO4, है ना, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल हमारे पास है H2SO4 प्लस Zn, यानी जिंक के साथ दोस्तों ये क्रिया करा है। जिंक एक धातु है, तो यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है जिनके साथ क्रिया करेगा, तो यहाँ पर बनेगा दोस्तों ZnSO4 जो कि एक लवण हो गया, और यहाँ पर H2 हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। तो यानी कि अपन कह सकते हैं कि जो अम्ल होता है वो धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। क्वेश्चन आ भी जाता है दोस्तों कि अम्ल की धातु के साथ क्रिया करवाने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो कौन सी गैस उत्पन्न होगी? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। इसी प्रकार जो दोस्तों क्षार होता है, क्षार धातु के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ? धातु के साथ क्रिया करके अब जो क्षार होता है धातु के साथ क्रिया करके ये भी दोस्तों लवण व हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है? लवण व हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है दोस्तों, यहाँ पर देखो सभी अम्ल, जितने भी अम्ल होंगे वो सब लवण और हाइड्रोजन गैस देंगे, लेकिन सभी क्षार लवण और हाइड्रोजन गैस दे, ये संभव नहीं है, ठीक है। यानी कि जरूरी नहीं है कि सभी क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, लेकिन फिर भी जो क्षार होते हैं, कुछ जो क्षार होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देता है। रिएक्शन लिखते हैं अपन यहाँ पर, जैसे NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये धातु के साथ क्रिया करेगा, यानी Zn के साथ क्रिया करेगा दोस्तों। तो यहाँ पर रिएक्शन होगी सोडियम Na2ZnO2, यानी इसको बोलते हैं दोस्तों सोडियम जिंकेट। क्या बोलेंगे? सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं दोस्तों, है ना, जिंकेट, और प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं जो क्षार होते हैं दोस्तों ये धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात आप लिख लेना या समझ लेना कि सभी क्षार ऐसा करे ये पॉसिबल नहीं है, या ऐसा जरूर नहीं कि सभी क्षार धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस देगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तीसरा जो गुण है दोस्तों अम्ल और क्षार का, ये अपन देखते हैं। तीसरा गुण ध्यान देना, तीसरा गुण है दोस्तों
बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान रखना है। गुण आपको सभी प्रत्येक गुण आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। और परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई सा भी पूछ लिया जाता है और बीच में से पूछ लिया जाता है। चलो अभी मैं मान लो आपसे पूछ लेता हूँ कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। इसकी अभिक्रिया लिखे, तो आपको वो अभिक्रिया लिखनी जो अभी अपने लिखी थी। तीसरा गुण यहाँ पर होगा दोस्तों, जो अम्ल होता है, कौन होता है, अम्ल जो होता है दोस्तों, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ, धात्विक ऑक्साइड, अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ, है ना, के साथ क्रिया करके, क्रिया करके लवण व हाइड्रोजन लवण व जल बनाता है। क्या क्या बनाएगा, लवण व जल बनाता है। अब एक बात बताओ मुझे कि अम्ल जो होता है ये धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। किसके साथ क्रिया कर रहा है, धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है। और क्या बना है, लवण और जल बना रहा है। तो ध्यान देना दोस्तों, लवण और जल तभी बनता है जब अम्ल और क्षार की क्रिया हो। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कर रहा है, इसका मतलब जो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होगी वो दोस्तों कैसी होगी, वो क्षारीय होगी। तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ धातु ऑक्साइड की प्रकृति, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, ऑक्साइड की प्रकृति बताओ दोस्तों कैसी होगी, क्षारीय होगी। कैसी होगी, क्षारीय होगी। ये कैसे समझा हमने दोस्तों, ये इस जैसे समझना कि अभी हमने कहा कि अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो लवण और जल तभी बनता है जब अम्ल और क्षार क्रिया करे। इसका मतलब अम्ल हमें दे रखा है तो धातु ऑक्साइड जो बचा उसकी प्रकृति कैसे हो जाएगी, क्षारीय हो जाएगी। इसकी रिएक्शन भी अपन लिखते हैं। जैसे अम्ल हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास अम्ल है HCl। क्या है दोस्तों, HCl प्लस धातु ऑक्साइड यानी कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड, है ना। CO का मतलब होता है कॉपर ऑक्साइड। में लिख देता हूँ यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। अब जो है HCl, है ना, अम्ल है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, कॉपर ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पर बनेगा CuCl2, है ना, कॉपर क्लोराइड, CuCl2 प्लस H2O यानी H2 का मतलब क्या होता है दोस्तों, जल होता है। H2 किसका सूत्र है, जल का सूत्र है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अम्ल जो होता है वो धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। और यहाँ पर जो धातु ऑक्साइड होता है दोस्तों, उसकी प्रकृति हमेशा, धातु ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा ध्यान रखना, वो कैसी होगी, वो होगी क्षारीय। इसी प्रकार हम अगर क्षार के बारे में बात करें तो क्षार जो होता है दोस्तों, ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। किसके साथ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा। क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण व जल बनाता है ना। क्या बनाएगा दोस्तों, लवण व जल बनाता है। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है, जैसे यहाँ पर हमने देखा धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है दोस्तों वो क्षारीय होती है। लेकिन अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी यहाँ पर, क्योंकि अपन को क्षार दिया है, अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी, यहाँ पर अम्लीय होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अम्ल और लवण और जल तभी बनेगा जब अम्ल और क्षार क्रिया करेगा। इट मीन क्षार में गिवन है तो अधातु ऑक्साइड जो बचा उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर नोट बनाए लिख सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, अधात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति आएगी, ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी दोस्तों, अम्लीय होगी। कैसी होगी, अम्लीय होगी। अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति आएगी वो कैसी आएगी, अम्लीय आएगी। इसकी भी अपन रिएक्शन लिख लेते हैं। मान लो क्षार जो है, क्षार अपन मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये हमारे पास क्षार है ना। अब ये किससे क्रिया करेगा, अधातु ऑक्साइड यानी CO2 से क्रिया कर रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कर रहा है। CO2 किसका सूत्र है, कार्बन डाइऑक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। तो जब इन दोनों की मध्य क्रिया होगी दोस्तों तो यहाँ पर बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक लवण होगा और प्लस H2O। तो यानी कि हम कहेंगे कि अधातु जो क्षार होता है वो अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाता है। और यहाँ पर अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होगी दोस्तों वो कैसी होगी, अम्लीय होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये हमने इनके बीच के गुण देखे। एक और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, तो बड़ा कि हम यहाँ पर लाइन लिखेंगे। क्या लाइन लिखेंगे, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों और उसको आपको समझना है। तो किस प्रकार से है आप ध्यान दो। कहा जाता है, देखो दोस्तों, जैसे अम्ल और क्षार जो होते हैं इनके जो जलीय विलयन होते हैं, अम्ल और क्षार के जो जलीय विलयन होते हैं दोस्तों ये विद्युत के सुचालक होते हैं। किसके सुचालक होते हैं, ध्यान देना, अम्ल और क्षार के जलीय विलयन, है ना। अम्ल अपन कह सकते हैं अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन, है ना, जलीय विलयन। अम्लों व क्षारों के जलीय विलयन जो होते हैं दोस्तों, जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। विद्युत के क्या होते हैं,
सुचालक होते हैं। अम्ल और क्षारों के जो जलीय विलयन होते हैं वो क्या होता है दोस्तों, विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है ना। अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग दोस्तों विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। ध्यान देना, किसके रूप में, विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना, विद्युत अपघट्य के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, किसका, अम्ल और क्षारों के जलीय विलयन का। क्यों, क्योंकि ये विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों, सुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अम्लों और क्षारों के जलीय विलयन विद्युत के का उपयोग, अम्लों और क्षारों के जलीय विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों, सुचालक होते हैं, इसलिए इनका उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत अपघट्य के रूप में किया जाता है। एक और बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा दोस्तों, बात क्या है कि अम्ल, जितने भी अम्ल हैं दोस्तों, वो क्षारों से क्रिया करके अपने गुण को खो देते हैं। यानी कि अम्ल जो होते हैं वो क्षार से क्रिया करेगा, और जब अम्ल क्षार से क्रिया करता है तो वो अपने आपस के गुण को खो देते हैं, ठीक है ना। यानी अम्ल जब क्षार से क्रिया करता है तो उनका गुण आपस में डिस्कनेक्ट, यानी कि अपने गुण को खो देते हैं, और खोने की वजह से वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, उदासीन हो जाते हैं। और इसलिए जो इनके बीच की जो अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्यों कहेंगे, ध्यान देना वापस से, जितने भी अम्ल हैं वो क्षारों से क्रिया करेंगे तो वो अपने जो गुण होता है उनके बीच, उनका जो गुण होता है, प्रॉपर्टीज होती है उनकी, उनको खो देते हैं, और इस वजह से वो आपस में क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। इसलिए अपन कहते हैं इनके बीच की जो अभिक्रिया होती है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल जो होता है, अम्ल जो होगा दोस्तों ये क्षार से क्रिया करेगा और क्या बनाता है, सभी को पता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। और जब अम्ल और क्षार के बीच क्रिया होगी तो लवण और जल बनेगा, तो ये अपने आपस के गुण को खो देते हैं, और इस वजह से हम जैसे एग्जाम्पल लेते हो HCl अम्ल प्लस NaOH क्षार ले लेते हैं, और इनके बीच जब क्रिया होगी तो यहाँ पर बनेगा NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो यानी यहाँ पर लवण और जल बन रहा है, तो अम्ल और क्षार के बीच क्रिया हुई तो इन्होंने अपने परस्पर गुण को खो दिया, और यहाँ पर NaCl और H2O बना, तो हम कहेंगे ये जो अभिक्रिया हुई दोस्तों इसको अपन कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो याद रखना, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल व क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, इसी को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान रखना है आपको, उदासीनीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण और जल बनाएंगे, इसी को अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको दोस्तों समझ में आ गई होगी। ये हमने देखा अम्ल और क्षारों के क्या क्या गुण थे, इसके बारे में पढ़ने अध्ययन किया। दोस्तों अगला जो टॉपिक होगा अपना वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसको भी आपको ध्यान से समझना है। टॉपिक क्या है दोस्तों अपना, वो है अम्ल, क्षार व लवणों के उपयोग। लवणों के उपयोग, यानी कि अब हम इनके उपयोग पढ़ेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, अम्लों, क्षारों और लवणों के उपयोग पढ़ने वाले हैं। यानी अम्ल के क्या क्या, अम्ल जितने भी अम्ल हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, इनके उपयोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार क्षारों के उपयोग पढ़ेंगे और लवणों के उपयोग हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अम्ल के बारे में अपन बात करें तो HCl के उपयोग है ना दोस्तों। HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सभी को पता है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग अपन बात करें तो दो उपयोग अपन यहाँ पर लिखने वाले हैं। सबसे पहला उपयोग दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में, है ना। बॉयलर को अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, साफ करने में, यानी बॉयलर को अंदर से साफ करने, उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक और उपयोग दोस्तों इसका अपन लिखेंगे जिंक व सैनिटरी में, ना, जिंक व सैनिटरी को साफ करने में, सैनिटरी को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, करने में, ठीक है। यानी कि HCl का उपयोग में हमने देखा कि इसका उपयोग उद्योगों में बॉयलर को अंदर साफ करने में, और दूसरा हमने देखा जिंक और सैनिटरी को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सेकंड अपन देखते हैं यहाँ पर HNO3 के उपयोग, है ना। HNO3 के उपयोग, यानी कि नाइट्रिक, HNO3 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल। इसका क्या उपयोग है, नाइट्रिक अम्ल का उपयोग क्या क्या है दोस्तों। तो नाइट्रिक अम्ल का जो उपयोग होगा, तो पहला तो उसका उपयोग पूरक बनाने में किया जाता है, किसमें, पूरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूसरा जो इसका उपयोग होगा दोस्तों वो किया जाता है सोने व चांदी के, ध्यान देना, सोने व चांदी के आभूषणों को साफ करने में
इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, HNO3 का जो उपयोग देखा हमने, ये पहला उपयोग देखा उर्वरक बनाने में, और दूसरा उपयोग है दोस्तों सोने और चांदी के गहनों को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब वो गंदे हो जाते हैं तो उनको उनकी सफाई करने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा अम्ल हम यहाँ पर लेते हैं दोस्तों, तीसरा अम्ल यहाँ पर अपन लेते हैं, और तीसरा अम्ल यहाँ पर लेते हैं हम H2SO4 का उपयोग, है ना, H2SO4 का उपयोग, यानी H2SO4 का मतलब होता है नाइट्रिक अम्ल, सॉरी सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का मतलब क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग दोस्तों ध्यान देना किसमें करता है, सेल, है ना, जो घड़ियों के सेल हैं, दूसरे सेल है बहुत सारे, है ना, सेल, इसके अलावा कारों की बैटरी व उद्योगों में बड़ी प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, सेल, कार, बैटरी और उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके लिए कहा जाता है कि किसी भी देश की, ये मैं लाइन भी लिखाऊंगा, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति जो होती है दोस्तों, प्रगति, है ना, किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापा जाता है। तो ध्यान देना, ये लाइन लिखना वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछी गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को, ना, औद्योगिक प्रगति को उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की, है ना, किसकी, सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापा जाता है, ना, खपत से मापा जाता है। यानी किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को कैसे मापते हैं, उस देश के उद्योग धंधों में कितने सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत हो रही है, इसी बात से मापा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्वेश्चन आया था कि किसी भी देश की औद्योगिक प्रगति को किस आधार पर मापा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत के आधार पर उसको मापा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग जैसे हमने देखा सेल, कार, बैटरी उद्योगों में प्रचुर मात्रा में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और मैं लाइन बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं जंगल का राजा क्या होता है, शेर, जंगल का राजा शेर होता है। उसी प्रकार दोस्तों अम्लों का जो राजा होता है, किसका राजा, अम्लों का राजा कौन होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन अम्लों का राजा कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं, अम्लों का राजा, यानी H2SO4 जो होता है इसको अम्लों का राजा कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। हाँ, अब इसके अलावा मैं और एक और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसे आप खनिज अम्ल, है ना, यहाँ पर बात आ जाती है, जैसे मान लो आपसे परीक्षा में पूछ लिया गया कि खनिज अम्लों के 2 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना कि HCl, HNO3 और H2SO4, इनको अपन खनिज अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खनिज अम्ल। HCl, HNO3, H2SO4 इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, खनिज अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, ये अगर मान लो परीक्षा में आ जाते हैं कि खनिज अम्लों के 2 उदाहरण बताइए, तो अपन ये उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा H2SO4 का उपयोग। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगला जो अम्ल है वो है, आप सभी ने नाम ही सुना होगा, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल। और इसका सूत्र क्या होता है, सभी को पता होगा, CH3COOH, है ना, एसिटिक अम्ल, और एसिड का में पाया जाता है। तो इसका उपयोग दोस्तों देखें अपन तो खाद्य पदार्थों में, किसमें, खाद्य पदार्थों में अचार को संरक्षित रखने में, ना, अचार को संरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थों में अचार को संरक्षित रखने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो प्रयोग होगा दोस्तों फर्नीचर, है ना, फर्नीचर को साफ करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। फर्नीचर को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, एसिटिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो हमने देखा कि अम्ल जैसे मान लो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिटिक अम्ल, इनके उपयोग हमने देखे। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, और डेफिनेशन है वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, परीक्षा में भी पूछी जा सकती है। और इस क्या है, इसका नाम है अम्लराज। ध्यान देना, अम्लराज, या इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में एक्वारेजिया। क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया। अम्लराज या एक्वारेजिया दोस्तों किसे कहते हैं, अम्लराज या एक्वारेजिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान समझना, यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि एक भाग, है ना, एक भाग नाइट्रिक अम्ल व
तीन भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, क्लोरिक अम्ल का मिश्रण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, है ना, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल व 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्वारेजिया कहलाता है। यानी कि ध्यान देना, 1 भाग तो क्या होगा दोस्तों, नाइट्रिक अम्ल, है ना, नाइट्रिक अम्ल का मतलब HNO3, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल व 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो मिश्रण होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। ये दोस्तों ये क्या काम आता है, ये काम आता है, ये इतना मतलब महत्वपूर्ण होता है, ये इसमें सोने तक को गलाने की क्षमता होती है दोस्तों, सोने को गला देता है। जैसे बहुत सारे गाँव में आते हैं, जैसे मान लो बहुत सारे व्यक्ति आते हैं कि हम आपके घरों को साफ कर देंगे, तो दोस्तों वो क्या होता है, जैसे मान लो जैसे इसे एक बार जब सोने के घरों को डुबाते हैं तो उसमें वो गल के रह जाता है और उनको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो इसे अपन को कभी भी नहीं करवाना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने अम्लों के उपयोग देखे दोस्तों। अब हम बात करते हैं सारों के उपयोग। अब सारों में अपने यहाँ पर ओनली अभी प्रेजेंट टाइम में अभी ओनली दो सारों के बारे में बात करेंगे। एक तो दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, और एक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे इसके अलावा जो भी है, जैसे मान लो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग होता है दोस्तों, ये मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, किसकी? मिट्टी की अम्लता को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रख लेना, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों, इसको सबसे पहले तो अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोला जाता है। और इसका उपयोग पेट की अम्लता, ध्यान देना, पेट की अम्लता व कब्ज को दूर करने में, है ना, कब्ज को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है ना, पेट की अम्लता व कब्ज को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र बताए तो MgOH का होल क्वाइज होता है। क्लियर है बात? हमने यहाँ पर 2 सारों के बारे में देखा, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों के उपयोग। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होगा मिट्टी की अम्लता को दूर करने में, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है पेट की अम्लता और कब्ज को दूर करने में, और इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं अपन लवणों के उपयोग। तो लवणों के उपयोग में दोस्तों बात कर लेते हैं लवणों के उपयोग। तो इसमें सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पहला आता है दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट के उपयोग। दोस्तों पहला उपयोग अपन कह सकते हैं संगमरमर के रूप में, ना, संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, है ना, संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग है दोस्तों, दूसरा उपयोग होता है धातु कर्म में, है ना, किसमें? धातु कर्म में, है ना, धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में, ना, लोहे के निष्कर्षण में इसका प्रयोग किया जाता है ना। पहला संगमरमर के रूप में फर्श बनाने में, दूसरा धातु कर्म में लोहे के निष्कर्षण में, और तीसरा जो उपयोग होगा दोस्तों वो होता है सीमेंट बनाने में। किसमें होता है? सीमेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? सीमेंट बनाने में। इसके बाद है दोस्तों दूसरा जो लवण है, जैसे मान लो अपन यहाँ पर बात करें सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है AgNO3। इसका उपयोग दोस्तों फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें? फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट, है ना, अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग जो होता है ये ऊरक में बनाने में किया जाता है। किसमें? ऊरक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाएगा? ऊरक बनाने में। ध्यान देना, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग फोटोग्राफी में, इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट का उपयोग ऊरक बनाने में। ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ गया फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, ऊरक बनाने में अमोनियम नाइट्रेट का। इसके अलावा एक और है दोस्तों
फिटकरी है ना, फिटकरी, ध्यान देना, फिटकरी का जो उपयोग होता है दोस्तों, ये जल के शोधन में कहता है ना, जल के शोधन में। तो क्वेश्चन आ जाए, जल के शोधन में किसका प्रयोग किया जाता है? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमने देखा अम्लों, सारों और लवणों के उपयोग, तो अच्छी तरह से इनको याद रखना, किसी भी प्रकार से इनमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।